हेलो हेलो एवरीवन। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे साथ में व्यस्त होंगे अपने नीट और जेई की मंजिल को पाने के लिए। तो आई होप आप सारे के सारे बच्चे ये जो सीक्वेंस के अंदर मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपकी जो मेन प्रॉब्लम है कि सर हमें फिजिक्स समझ में तो आ जाती है, बट कहीं ना कहीं हम जब सवाल करने जाते हैं तो हमसे सवाल नहीं हो पाते। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं इन लेक्चर्स को बना रहा हूं। मेरा पूरा फोकस इस बात के ऊपर है कि एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा भी इन लेक्चर्स के माध्यम से बहुत कम समय में अपना सिलेबस खत्म कर ले और बहुत ज्यादा आउटपुट उसे मिले। मैं हमेशा आरओआई की बात करता हूं। तो इस सिलेबस, ये जो मैं कोर्सेज, ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इनका आरओआई बहुत ज़्यादा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई भी एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा भी अगर शिद्दत के साथ में इन लेक्चर्स को देखेगा तो वो काफ़ी आसानी से फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाएगा, खासकर उस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो कि नीट और जेई मेंस के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मेन फोकस है इन लेक्चर्स को बनाने का, एंड आई होप ये फुलफिल भी हो रहा है। आपके कमेंट्स को देख के, आपके प्यार, आपके सपोर्ट को देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। खैर, अभी बहुत लंबी जर्नी है ना। तो बहुत जल्दी अपनी पीठ नहीं थपथपाएंगे अपन, अभी तो बहुत मेहनत करना बाकी है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और लेक्चर आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑन चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग, इन तीन चीजों की सहायता। एक शांत कोना ढूंढ लो घर में, है ना। पूरा फोकस आपका लेक्चर के ऊपर होना चाहिए। बिलीव मी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका 1 या 1.25 घंटा गुजर चुका है। इतना इंगेजिंग तरीके से आपको फिजिक्स में मैं सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए, राइट। तो क्या पढ़ने वाले हैं सर आज हम? तो आज हम शूडो फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स के भूत के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में भी भूत एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार टॉपिक है, नॉन इक्विलिब्रियम एंड एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि सर अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो तो क्या करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? फोर्सेस को कोई सी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर बैलेंस कर दो। लेकिन अगर मान लो फोर्सेस बैलेंस के अंदर ना हो, फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में ना हो, तो क्या होगा? तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, और उसका एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो पूरी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा, एंड बिलीव मी आपको डिफरेंस नजर आएगा कि यार क्यों फिजिक्स मैन के जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। दैट यू विल सी आफ्टर दिस लेक्चर, ठीक है ना। फिर हम स्ट्रिंग हैविंग मास, मैंने अभी तक आपको जो स्ट्रिंग का केस बताया है उसमें आइडियल स्ट्रिंग ली है जिसका कोई मास नहीं होता। लेकिन अब अगर स्ट्रिंग में भी मास हो तो उस सिनेरियो को हम किस तरीके से टैकल करेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एंड ऑब्वियसली इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो विदाउट एग्जांपल्स के तो काम चलेगा नहीं, तो ढेर सारे हमारे वर्कड आउट एग्जांपल्स होंगे। हर एग्जांपल्स के थ्रू आपको हर एक हथियार को कब चलाना है, कैसे चलाना है, दोनों चीजें मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। दैट विल बी योर एजेंडा फॉर टुडे। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, जस्ट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे इन लेक्चर्स का फायदा उठाना चाहते हो, यूट्यूब चैनल इज इनफ, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ना चाहते हो, देन आपको मेरा पूरा मेथड फॉलो करना होगा। पूरे मेथड में सर क्या क्या आता है? एक तो मेरे सारे लेक्चर्स आते हैं, वो जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, और वो जो मैं सिर्फ वेबसाइट के ऊपर डालता हूँ। मेरे पीडीएफ नोट्स हो गए, है ना। मेरी डीपीपीज हो गई जो मैं लेक्चर्स के बाद में प्रोवाइड करवाता हूँ, उनका सॉल्यूशन वगैरह हो गया, मेरे से बातचीत करना हो गया, एक लाइव मेंटोरशिप हो गई। ये सब कुछ नेसेसरी है ताकि आपको ऑनलाइन एजुकेशन का फील ही ना आए, आपको लगे कि यू हैव अ पर्सनल मेंटोर। तो ये सब आपको मिल सकता है ऑन दिस छोटी सी प्यारी सी वेबसाइट www.physicsman.in। इसको बनाने के पीछे का मकसद यही था कि
बच्चों को नोट्स कहाँ देने हैं, डीपीपीस कहाँ देनी है, सब बिखर जाता है एकदम। सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, अरेंज्ड मिल जाए, सीक्वेंस के अंदर मिल जाए। दैट वाज माय मोटो बिहाइंड दिस वेबसाइट। तो अगर आपने पहली बार मेरा लेक्चर देखा है तो मेरे कहने पर एक बार इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट कर लेना। आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ये तो सबको पता है, इसको हम प्यार से ऑब्जर्वर भी कहते हैं। ऑब्जर्वर इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे पहले कहां पर आई थी? मोशन के अंदर आई थी। मैंने आपको बताया था मोशन इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट फिनोमिना। ठीक, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो भी आपकी दो अलग अलग टाइप की हो सकती है। ठीक है सर, कैसे, किन दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को? तो पहली कैटेगरी हो सकती है जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो, स्टेशनरी हो। ठीक है, जैसे ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। ठीक है, या फिर या फिर या फिर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद स्टेशनरी हो, या फिर चलो मान लो स्टेशनरी नहीं है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही हो, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इट इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं अपन इसको? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं अपन इसको। ठीक, और अब हमारे पास में दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी है कि मान लो सर अगर खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन हो। ठीक है, अगर मान लो आपकी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, ठीक है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको अपन कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये कहलाती है आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे इसको। तो दो अलग अलग टाइप की हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकती है। अगर स्टेशनरी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अगर एक्सेलरेटिंग है, खुद एक्सेलरेट कर रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फिर उसको अपन कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो जैसे इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो एक तो हमारी जो बाय डिफॉल्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है जिसको अपन बोलते हैं ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये स्टेशनरी है, इसका मतलब ये कैसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई? आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो। एक मान लो लिफ्ट है, ठीक है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मान लो आपकी लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये लिफ्ट भी एग्जांपल हो जाएगा ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर एक कार या ट्रक ले लो, ठीक है ना, इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, या तो स्टेशनरी है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है कार, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये भी आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल हो जाएगा। तो ऐसे तमाम एग्जांपल्स है, पहचानना आपको आ गया। तो कोई भी सिनेरियो आपको दे रखा हो उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, समझ जाना वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सर समझ के क्या मिलेगा वो मैं बताऊंगा, बट अभी समझ जाना कि हाँ वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर बात करोगे इसकी, तो इसके भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसके भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पहचानना तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास में एक्सेलरेशन होगा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगी। तो जैसे लिफ्ट का ही एग्जांपल ले लो कि आपकी जो लिफ्ट है, ये रही आपकी लिफ्ट, ठीक है, और ये जो लिफ्ट है ये खुद क्या कर रही है? ये खुद
ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो ये लिफ्ट कह लो, या इस लिफ्ट के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा, ठीक है, ये ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के साथ साथ ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा एग्जांपल इसी का उल्टा ले लो, हो सकता है आपकी लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट हो रही हो, ठीक है, तो अब की बार आपकी लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेशन है, इसका मतलब समझ जाना कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा, इसका मतलब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल होगा। और एग्जांपल देखो, हो सकता है कि आपकी जो ये लिफ्ट है या ये जो बॉक्स है जिसके अंदर आप मोशन को एनालाइज कर रहे हो, ये पूरा का पूरा बॉक्स मूव कर रहा हो, कैसे, ये सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा हो, ठीक है, क्या कर रहा हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ये भी क्या बन जाएगा आपका, ये भी आपका बन जाएगा, ये भी आपका बन जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो हर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, एटलीस्ट टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जिसको अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, हम पहले ही जानते हैं। या फिर एक और एग्जांपल ले लो कि मान लो ये ट्रक है, ठीक है, और ये जो ट्रक है ये क्या कर रहा है, ये आगे की तरफ इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रक जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहां पर भी अगर कोई मान लो ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो ये ऑब्जर्वर भी क्या हो जाएगा आपका, ये ऑब्जर्वर भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट हो रही है नॉन इनर्शियल, नीचे एक्सेलरेट हो रही है नॉन इनर्शियल, सर्कुलर मोशन कर रही है नॉन इनर्शियल, ट्रक अगर एक्सेलरेट हो रहा है फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर नॉन इनर्शियल। वाई, पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि सर इन सब केसेस के अंदर ये जो फ्रेम है हमारी जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ये एक्सेलरेटिंग है, इसके पास में खुद के पास में एक्सेलरेशन है। तो अभी इस स्टेप पर सर हमें आपने ये तो अच्छे से बता दिया कि हम पहचान जाएंगे कि हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है या फिर नॉन इनर्शियल है, लेकिन पहचानने का फायदा क्या मिलेगा ये तो आपने बताया नहीं, पहचान के क्या उखाड़ लेंगे हम लोग, ये तो आप बता ही नहीं रहे, पहचानना बता रहे हो आप कि ये राम है ये श्याम है, अरे भाई पहचानने का फायदा क्या मिलेगा ये तो बताओ। तो फायदा मैं बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट आ रहा है, ध्यान रखना कि आपकी जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है ना, इसके अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वर्क करते हैं। जो आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े ना कि इक्विलिब्रियम हो तो फोर्सेस को बैलेंस कर दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है, सिर्फ इन दैट केस यहां पर आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वर्क करते हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है, वर्क्स विदाउट शूडो फोर्स। हमें कोई शूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहां पर कोई भूत की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिना शूडो फोर्स के हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वर्क करते हैं। और अगर मान लो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो, ठीक है, तो हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वर्क नहीं करते वर्क, जो हमने पढ़ा है ना वो आपके लॉज जो हैं वो वर्क नहीं करते। कब तक नहीं करते, अनटिल अनलेस, ठीक है, एनएलएम जो है वो वर्क नहीं करते, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वर्क नहीं करते, कब तक, जब तक हम शूडो फोर्सेस को इंट्रोड्यूस ना कर दें, शूडो फोर्सेस का यूज ना करें। अगर मान लो आप शूडो फोर्सेस का यूज नहीं करोगे ना तो आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी वर्क नहीं करेंगे। तो कंसेप्चुअली तो सवाल आपसे यही पूछा जा सकता है कि बताओ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वर्क करते हैं, तो कंसेप्चुअल आंसर हो जाएगा इसका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कंसेप्चुअली आप क्या बोलोगे कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है तो उसके अंदर एनएलएम
वर्क नहीं करते। हाँ, वर्क करवाने के लिए हमें सूडो फोर्स को क्या करना पड़ता है, एग्जिस्टेंस के अंदर लाना पड़ता है। तो जब तक सूडो फोर्सेस का हम यूज नहीं करेंगे तब तक हम एनएलएम अप्लाई नहीं कर सकते, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब समझ में आया कि ये पहचानने का क्या फायदा होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है या फिर नॉन इनर्शियल है। अगर आपने पहचान लिया कि यार ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये तो इनर्शियल है, तो खुशी खुशी उसके अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करो जैसा आपको सिखाया है वैसा। लेकिन जैसे ही आपको पता पड़ जाए कि यार ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो एक्सेलरेटिंग है, मतलब नॉन इनर्शियल है, तो चौकन्ने हो जाओ कि भाई साहब यहां पर तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वर्क नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक सर ने बताया था सूडो फोर्स का यूज ना कर लो। तो सबसे पहला स्टेप है उसमें क्या करो, सूडो फोर्स लगाओ, सबसे पहला स्टेप। फिर आराम से शांति से आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वर्क करवा सकते हो। सो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अब मैं आपको इसको एग्जांपल्स के थ्रू सिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये चीज हमें पता पड़ गई कि भाई पहचानने का मकसद क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सूडो फोर्सेस के बारे में। क्या ये तो सूडो फोर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई फिर तो, कि मतलब एक तरीके की फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसी है जिसमें विदाउट सूडो फोर्स तुम एनएलएम अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो बड़ी खतरनाक चीज हो गई यार, ये तो फिर अच्छे से देखना पड़ेगा, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो सूडो फोर्स को अपन और अच्छे से देख लेते हैं। तो हर फोर्स की तरह, मैंने आपको पहले भी फोर्सेस बताए थे ना इन मैकेनिक्स, तो मैंने क्या बताया था, कब लगता है, तो सूडो फोर्स कब लगाना है ये तो आपको पता पड़ ही गया। कितना मैग्नीट्यूड होता है अभी बताऊंगा, और क्या डायरेक्शन, यही तीन ही तो चीजें जाननी होती है हर फोर्स के बारे में, ये तीन ही चीजें जाननी होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहला सवाल कि ये कब लगता है, ठीक है, व्हेन। तो व्हेन का आंसर आ गया आपका, व्हेन का आंसर आ गया इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कब लगाना है, जब हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी हो जाए, नॉन इनर्शियल हो जाए। चलो भाई, एक सवाल का जवाब तो हमें मिल गया। ठीक है, दूसरा सवाल कि सर अगर मान लो लगाना ही है तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। बहुत आसान है, देखना मैं बताऊं कितना होगा मैग्नीट्यूड। फिक्स होता है इसका मैग्नीट्यूड, कितना होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम सूडो फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो उसका तो आपको क्या लेना है, मास लेना है। ठीक है, तो ये हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो भी आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि आपने रिकॉग्नाइज करी है कि नॉन इनर्शियल है, तो पक्का उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। तो आपको जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप सूडो फोर्स लगा रहे हो उसके मास को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और सर तीसरी चीज भी हमें बता दो कि इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। ये भी बहुत आसान है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखता हूं, आई होप आपको समझ में आती होगी। ठीक है ना, क्योंकि फिर सेंटेंस बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो जैसे अपन बोलते हैं जैसे अपन सोचते हैं उसी लैंग्वेज के अंदर मैं लिखता हूं यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आता होगा। तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है आपको, तो सूडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। दैट्स इट, इतना काम करना है आपको, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हो गई आपके सूडो फोर्स की, ये चीज हो गई आपके सूडो फोर्स की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा एग्जांपल हम लोग यहां पर लेंगे। मान लो एक ट्रक है, ठीक है, वो नहीं आते ट्रॉली वाले ट्रक, वो वाला ट्रक है ये। तो ये उसकी ट्रॉली हो गई और ये उसकी आगे की खोपड़ी हो गई जिसमें ड्राइवर बैठ के ट्रक चला रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक ट्रक है मान लो, और स्मूथ है, अभी तक अपन स्मूथ सरफेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस जगह पर, इस जगह पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितने किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो यहां से अगर पीछे से काउंट करोगे ना, तो ये यहां से लगभग 4 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है।
4 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 2 किलोग्राम इसका मास है, ठीक। और स्मूथ सरफेसेस है, सरफेस कैसी है यहां पर, सरफेस आपकी स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है एक बार के लिए, ठीक। अब आपको कहा गया है कि ये जो ट्रक है ना, ये खुद एक्सेलरेट होना चालू होता है आगे की तरफ, खुद एक एक्सेलरेशन के साथ में मूव करता है। a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खुद ट्रक जो है वो एक्सेलरेट होता है, अचानक से इसका एक्सेलरेटर दबा देता है ड्राइवर। ये सिचुएशन आपको दे रखी है। अब आपको देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो आपको ये पूछा जा सकता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद में ब्लॉक विल फॉल ऑफ द ट्रक। ये चीज, पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है, कितने समय बाद में आपका जो ये ब्लॉक है ये ट्रक से गिर जाएगा। अब पहले तो ये समझो गिरेगा क्यों। आप खुद महसूस करो कि आप एक ट्रक के ऊपर खड़े हो पीछे, और ड्राइवर अचानक से क्या करता है, ट्रक को एक्सेलरेट करता है, तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है ना, लगता है या नहीं लगता। और इसको हमने लॉ ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे समझा था कि ड्राइवर ने जो फोर्स लगाया वो तो ट्रक के ऊपर लगाया, हमारे ऊपर थोड़ी ना लगाया। तो हम अपनी जगह पर बने रहना चाहेंगे, और ग्राउंड पर खड़ा हुआ कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब इसी को आप शूडो फोर्स की मदद से भी समझ सकते हो। तो ये तो आप महसूस कर सकते हो ना कि हाँ यार, अगर इस ब्लॉक की जगह हम भी होते और ट्रक अचानक से आगे चलना स्टार्ट कर देता तो हमें भी पीछे की तरफ धक्का लगता, यानी कि यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर भी पीछे की तरफ धक्का लगेगा, और इस वजह से हो सकता है ब्लॉक ट्रक से गिर जाए। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए ना, एकदम एलियन नहीं लगना चाहिए आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा कॉमन सेंस हमने यूज कर लिया, अब सर के स्टेप्स पर चलते हैं। सर ने क्या कहा था कि यार जब भी तुम फोर्स वगैरह लगाओगे और जब भी तुम एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तुम्हें ये देखना है कि जो ब्लॉक है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो आप देखोगे कि सर हमारा ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर हमें आपने जितने फोर्सेस बताए हैं उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि इसके ऊपर इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना, लगभग 20 न्यूटन। अगर अपन जी का वैल्यू कितना ले लें, 10 ले लें। अच्छा, ये इस ट्रक की ट्रॉली के कांटेक्ट में है, तो यहां पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी लग रहा होगा। भाई सब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी लगा दिया हमने, एन, ठीक है। और क्योंकि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये पूरा का पूरा ट्रक जिसके अंदर खड़े होकर हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ट्रक जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमें एनएलएम लगाना है, फोर्सेस वगैरह को बैलेंस वैलेंस करना है, तो एक स्टेप और करना होगा, हमें यहां पर शूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। सर शूडो फोर्स कब लगता है, यहां पर लगेगा, हमें पता पड़ गया कितना लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है। तो डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट लगता है, तो हमारा जो शूडो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा वो भी हम बता देंगे। तो जो यहां पर शूडो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, वो हो जाएगा मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 2 न्यूटन का आपका यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज शूडो फोर्स। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई रस्सी से बंधा हुआ नहीं है, कोई स्प्रिंग से बंधा हुआ नहीं है, तो कोई और फोर्स नहीं है यहां पर, ठीक। अब ये सिनेरियो हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब हमने देखा कि यार वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, उछलता थोड़ी ना आपका ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं उछलता, उसका कारण हमें समझ में आ गया कि सर वर्टिकल फोर्सेस तो आपस में बैलेंस हो रहे हैं। जितना वेट लग रहा है नीचे 20 न्यूटन, उतना का उतना ही हमारा नॉर्मल फोर्स लगेगा 20 न्यूटन, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। तो इतना तो हमें पता पड़ गया कि आपका ऑब्जेक्ट उछलेगा तो नहीं। अब अपन आते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। कितना फोर्स लग रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब हमें पता पड़ गया कि ये किस फोर्स की वजह से
पीछे की तरफ मूव करेगा। तो हमें पता पड़ गया कि ब्लॉक विल मूव विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। हम ट्रक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ट्रक को हमने हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रखा है, ठीक है ना। ड्यू टू शूडो फोर्स, ये हमें आ गया समझ में। शूडो फोर्स की वजह से आपका ब्लॉक जो है वो पीछे की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ए हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स, ठीक है। तो फोर्स हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय मास दैट इज 2, 2 से 2 चला गया, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो u 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम 4 मीटर चलाना चाहते हैं ट्रक के ऊपर, तब तो गिर ही जाएगा ये, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा ये हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कौन सी इक्वेशन लगती हुई नजर आ रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां पर सेकंड इक्वेशन लगती हुई नजर आ रही है। तो जैसे ही हम लोग सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट दैट इज 4 इज इक्वल टू यू टी, ये तो 0 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा हाफ इंटू ए कितना हो गया आपका 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में टाइम की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से टाइम आ जाएगा आपका कितना 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 सेकेंड्स, इतना आपका टाइम आ जाएगा। इतने टाइम के बाद में आपका जो ब्लॉक है वो आपको गिरते हुए नजर आएगा इस ट्रक से। ऐसे हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अभी तो अपन और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, बट हमें पहली बार एप्लीकेशन ऑफ शूडो फोर्स या शूडो फोर्स के नजरिए से देखना आया चीजों को, ठीक है। अभी मैं आपको और एग्जांपल्स करवाऊंगा अच्छे अच्छे, बट ये एग्जांपल आपको काफी कुछ सिखा रहा है शूडो फोर्स के बारे में। हाँ, यहाँ पे और क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मतलब जहां से ट्रक चलना स्टार्ट हुआ था वहां से कितने डिस्टेंस पर ट्रक पहुंच जाएगा, कितनी डिस्टेंस पर ट्रक पहुंच जाएगा जब आपका ये ब्लॉक गिरेगा। तो ऐसे सवाल भी आप लोग कर सकते हो, अभी मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो शूडो फोर्स के ऊपर है, फिर अपन जनरल क्वेश्चंस के टाइम पर इस तरीके के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है। एक और एग्जाम्पल करवाता हूं मैं आपको, ठीक है। और इसको आप खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप एक लिफ्ट के अंदर हो, ठीक है, ये रही आपकी लिफ्ट, ठीक है। और ये जो लिफ्ट है ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, ठीक। यहां पर लिफ्ट के फ्लोर पर एक वजन नापने वाली मशीन रखी हुई है, यहां पर एक वजन नापने वाली मशीन रखी हुई है, और इस वजन नापने वाली मशीन के ऊपर आप खड़े हो, तो यहां पर आप खड़े हो, ठीक है, यहां पर आप खड़े हो, और लिफ्ट पूरी की पूरी 5 मीटर पर सेकंड के पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि अगर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है कि जो मास है वो आपको दिया हुआ है, मास ऑफ पर्सन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, मान लो 70 किलोग्राम दे रखा है, मेरे जैसा कोई आदमी है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है मास ऑफ पर्सन 70 किलोग्राम, ठीक है। आपको ये बताना है फाइंड द रीडिंग ऑफ फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ये जो वेट करने वाली मशीन है इसकी रीडिंग आपको बतानी है कब, वेइंग मशीन व्हेन लिफ्ट accelerates with
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड्स। ये वाली कंडीशन के अंदर आपको बताना है कि विंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी। अब बोले सर कैसा बेहुदा क्वेश्चन है, मशीन के ऊपर आप खड़े हो, आपका वजन 70 किलोग्राम है तो 70 किलोग्राम ही होगी रीडिंग अगर आपकी मशीन ठीक है तो। नहीं, थोड़ा ढंग से एनालाइज करते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां पर आपको 2-3 कॉन्सेप्ट समझाने हैं मेरे को। पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझाना है जो कि आपको कोई बताता नहीं है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो वेट मशीन है ना, इसका नाम बड़ा कंफ्यूजन है। इसको वेट मशीन नहीं बोलना चाहिए, इसको नॉर्मल मशीन बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वेट मेजर ही नहीं करती, ये तो एक्चुअल में नॉर्मल फोर्स मेजर करती है, ठीक है। तो जो वजन करने वाली मशीन है जिसको अपन बोलते हैं वीइंग मशीन, ठीक है, जो वेट करने वाली मशीन है, ठीक है ना, इट एक्चुअली मेजर्स नॉर्मल फोर्स। ध्यान रखना, इट डज नॉट मेजर वेट। ये वेट को मेजर नहीं करती, ये किसको मेजर करती है? इट मेजर्स नॉर्मल फोर्स। ये किसको मेजर करती है बेटा? ये नॉर्मल फोर्स को मेजर करती है। ये चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो इसका नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब वो ये कोई चेंज नहीं करना चाहता तो हम भी नहीं कर रहे। बाकी मेरा अगर बस चलता तो मैं इसका नाम चेंज कर देता, बड़ा कंफ्यूज कर दिया बच्चों को। तो एक्चुअल में वजन नापने वाली मशीन वजन नहीं नापती, वो किस चीज को नापती है? वो तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को नापती है। ठीक है, चलो सर आपने कह दिया, हमने मान लिया। अब देखते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो इसकी जो रीडिंग है, ठीक है, वो आप दो अलग अलग तरीके से दे सकते हो ना, दो अलग अलग तरीके की मशीन होती है। तो जो रीडिंग है इस मशीन की, वजन नापने वाली मशीन की, अगर आप न्यूटन्स के अंदर देते हो, इन न्यूटन्स, ठीक है, अगर आप न्यूटन्स नाम की यूनिट के अंदर देते हो, ठीक है, तो इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी? तो इसकी रीडिंग हो जाएगी सीधा सीधा एन, सीधा सीधा एन न्यूटन हो जाएगी, एन न्यूटन। मतलब जो भी आपका नॉर्मल फोर्स होगा वही आपकी रीडिंग आपको मिलेगी, अगर न्यूटन्स के अंदर आपको रीडिंग चाहिए तो। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि वजन नापने वाली मशीन जो है ना, वो किलोग्राम के अंदर रीडिंग देती है, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग चाहिए किसके अंदर? अगर आपको रीडिंग चाहिए किलोग्राम के अंदर, किलोग्राम्स के अंदर अगर आपको रीडिंग चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जो नॉर्मल फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो भी इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये इतने किलोग्राम, इतने किलोग्राम आपकी क्या हो जाएगी? रीडिंग हो जाएगी, इतने किलोग्राम आपकी रीडिंग हो जाएगी। तो दो अलग अलग तरीके से रीडिंग देते हैं हम, न्यूटन्स के अंदर भी दे सकते हैं, और अक्सर आप देखोगे किलोग्राम्स के अंदर आपको रीडिंग देनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपके अंदर रीडिंग मांगी गई है। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो ये तो बड़ा मस्त है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर ये लिफ्ट जो है, हम इसके अंदर जाकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हम यहाँ पर शो कर देते हैं। तो इस पर्सन के ऊपर सबसे पहला फोर्स जो लग रहा है वो तो लग रहा है इसका वेट, इसका वेट, और वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फिर ये जो पर्सन है ये इस मशीन के ऊपर खड़ा है, तो मशीन की वजह से इसके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा एन ऊपर की डायरेक्शन में। और क्योंकि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है, क्योंकि पूरी की पूरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रही है, तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा? एक नया फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज शूडो फोर्स। तो शूडो फोर्स भी लग रहा है आपका यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका शूडो फोर्स हो गया। और शूडो फोर्स कितना होता है? शूडो फोर्स होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे आपके फोर्सेस लग रहे होंगे।
अब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हो कि आप लिफ्ट के अंदर खड़े खड़े इस सामने इंसान को देख रहे हो जो कि वजन नापने वाली मशीन के ऊपर, तो आप तो ये बोलोगे ना यार ये तो मेरे सामने खड़ा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब आपको फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स और नीचे लग रहे हैं ये दोनों फोर्स, ये आपस में बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो हम यहाँ पर फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे अपन फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, एम जी प्लस एम ए के बराबर आ जाएगा, एम जी प्लस एम ए के बराबर आ जाएगा। या यूं कह लो कि आपका जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, अगर आप जी से डिवाइड कर दोगे तो m तो आपका कॉमन आ गया और अंदर रह जाएगा आपका 1 प्लस ए अपॉन जी, इतना आपका फाइनल। तो अगर आप न्यूटन के अंदर रीडिंग देना चाहते हो तो ये आंसर लिख के आना, और अगर आप किलोग्राम के अंदर रीडिंग देना चाहते हो तो आप ये आंसर लिख के आ जाना। तो ये जो सिचुएशन आपको दे रखी है, ये जो सिचुएशन आपको दे रखी है, उसमें आपको पता पड़ गया कि आपका आंसर जो है वो mg से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर आप रीडिंग देना चाहते हो न्यूटन्स के अंदर तो देखो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका, यहां पर आप लिख सकते हो न्यूटन्स के अंदर रीडिंग आ जाएगी mg प्लस ma। तो m कितना है आपका 70 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस ma 70 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो कितना आ गया, ये तो हो गया 700 और ये हो गया 350। 700 और 350 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1050 न्यूटन आ जाएगा। इतना आपका न्यूटन के अंदर आंसर आ गया, इतना आपका न्यूटन के अंदर आंसर आ गया। और अगर आप इसके अंदर आंसर देना चाहते हो किलोग्राम के अंदर तो आपको क्या करना है, मास, तो मास कितना है आपका 70 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ए कितना है 5 डिवाइडेड बाय जी कितना है 10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 1 प्लस 1/2 करोगी तो 3/2 हो गया, 2 से ये 35 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 15, पावर चली गई 1, 9 और 1 10, 105 किलोग्राम आ गया। आप डायरेक्ट इसको 10 से डिवाइड कर सकते हो तो भी आपके पास में आंसर आ जाए। तो मैं दोनों अलग अलग अप्रोच आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि कोई बच्चा ये लगाएगा तो ये आंसर आएगा, ये लगाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपका वजन जो है वो आपको बड़ा हुआ मिलेगा। और ये मैं आपको YouTube के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करके बता दूंगा। बस मुझे एक थोड़ी सी ऊंची बिल्डिंग ढूंढनी है मेरे शहर के अंदर और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को पटाना है और आपके लिए एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो एक बार जरूर बनाना है। आप खुद भी अगर आपके आसपास कोई ऐसी लिफ्ट वगैरह हो उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, तो वेट फॉर दैट वीडियो ऑन यूट्यूब, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब आया सबको समझ में, शूडो फोर्स का रोल समझ में आ रहा है कि यार शूडो फोर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपको जब लिफ्ट के अंदर खड़े होकर आप अपना वजन मेजर करोगे तो आपको वजन बढ़ा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब असली में आपने मास पुटअप नहीं कर लिया, वो सिर्फ और सिर्फ शूडो फोर्स की वजह से हुआ, लिफ्ट के एक्सेलरेट होने की वजह से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो आपकी लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट हो रही हो तो क्या होगा, तो मैं आपको अब सवाल नहीं आपको केस बता देता हूं। ठीक है ना, तो केस नंबर 1 तो बना हमारा, केस नंबर 1 बना हमारा कि हमारी लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स। ठीक है, तो हमारी जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है, तो दोनों तरीके से हम रीडिंग लिख सकते हैं। तो हमारी रीडिंग आ रही है, न्यूटन्स के अंदर लिखोगे तो एम जी प्लस एम ए, इतने तो न्यूटन्स आ रही है रीडिंग हमारी। ठीक है, और अगर आप किलोग्राम में लिखोगे तो m टाइम्स 1 प्लस ए अपॉन जी, इतने किलोग्राम्स के अंदर आ रही है हमारी रीडिंग। ठीक है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो अब इसी का उल्टा कर लो, केस नंबर 2 ले लो यहां पर, तो ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे कि मान लो आपकी जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट हो रही है, तो एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में
जो रीडिंग आएगी इस कंडीशन में, जो रीडिंग आएगी मतलब वेट मशीन की जो रीडिंग होगी, अगर न्यूटन में लिखोगे तो हो जाएगी mg माइनस एम ए। भाई ए की डायरेक्शन बदल गई ना, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव कर दो, और कुछ नहीं है बस, ठीक है ना। तो इतने तो न्यूटन्स हो जाएगी, अगर आप न्यूटन्स के अंदर आंसर देना चाहते हो तो ऑप्शन में देख लेना। और अगर आप किलोग्राम में आंसर देना चाहते हो तो m टाइम्स 1 माइनस ए अपॉन जी, इतने किलोग्राम्स आपकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, कई बार क्या होता है आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स अलग यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, इसी को पता है कैसे लिखा जा सकता है? इसी को ऐसे लिखा जा सकता है कि लिफ्ट, इसी को ऐसे लिखा जा सकता है लिफ्ट रिटार्डिंग या रिटार्ड्स डाउनवर्ड्स। समझो, इसका मतलब भी यही हुआ कि लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और रिटार्डेशन लग रहा है उसके ऊपर, रिटार्डेशन लग रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया कि जिस डायरेक्शन में लिफ्ट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन लगता है। रिटार्डेशन का मतलब ये होता है मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन। तो ये भी एक तरीके से यही वाली बात हो गई कि या तो आपको सीधा सीधा कह दिया जाएगा कि ये लिफ्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रही है और इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है ऊपर की तरफ, या आपको क्या कहा जाएगा कि लिफ्ट तो डाउनवर्ड जा रही है बट रिटार्ड हो रही है, उसका एक्सेलरेशन धीरे 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 धीरे, उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पक्का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या दे दिया, ठीक है। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स एंड हैविंग रिटार्डेशन, ये भी कौन सा एग्जाम्पल हो गया? एक्सेलरेशन के अपवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर होने का एग्जाम्पल हो गया। सोच के देखना इसको। और यहां पर कौन सी लैंग्वेज यूज कर ली जाएगी? यहां पर यूज कर ली जाएगी कि लेफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स बट अब की बार रिटार्ड हो रही है, ठीक है, रिटार्ड्स अपवर्ड्स, ठीक है। मतलब मैं पूरा सेंटेंस यूज नहीं कर रहा, आप समझ जाओ कि लेफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स एंड हैविंग रिटार्डेशन, ये है पूरा स्टेटमेंट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है और उसके ऊपर रिटार्डेशन वर्क कर रहा है, मतलब पक्का अपोजिट, ऊपर की तरफ आपका एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, अपोजिट एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। तो यही तो बात हो गई, ये एक्सेलरेशन आपका ऊपर की तरफ है। और लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स बट हैविंग रिटार्डेशन, लिफ्ट तो ऊपर जा रही है बट रिटार्ड हो रही है, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब पक्का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ऐसे पूरा स्टेटमेंट भी मैं बोल के बता रहा हूँ, लिखने में मेरे को बड़ा जोर आता है, ठीक है ना। तो ये वर्ड ध्यान रखना, मतलब तुम्हें है ना बहुत केयरफुली, बहुत केयरफुली ये देखना है कि लिफ्ट किस डायरेक्शन के अंदर मूव हो रही है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन कैसे वर्क कर रहा है, उसके ऊपर रिटार्डेशन कैसे वर्क कर रहा है। तो ये फ्रेजेस जो है ये इस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करती है और ये फ्रेजेस जो है ये इस सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रही है। आया सबको समझ में? ठीक है। तो ये लिफ्ट विफ्ट के क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अब वो टंटा ही खत्म हो गया पूरा का पूरा, आपके पास में डायरेक्ट एक फॉर्मूला आ गया, आप उसको यूज कर सकते हो। एक सिनेरियो और है, इसके ऊपर फिर आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी तो फिलहाल ये सिर्फ एक सिनेरियो के रूप में ही काम आएगा, ठीक है। कि आपकी लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। फॉलिंग फ्रीली का मतलब क्या हो गया कि उसका तार वार जो था वो कटकटा गया, अब वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ में ही डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। मतलब इसमें एक्सेलरेशन जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? जी के बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में तुम्हारी रीडिंग कितनी आएगी? इस कंडीशन में तुम्हारी रीडिंग कितनी आएगी? तो भले ही न्यूटन्स के अंदर दो, भले ही किलोग्राम्स के अंदर दो, कितनी आएगी? 0 आएगी। भाई अगर ए और जी आपस में बराबर हो गए तो 0 आएगी ना। और इसको कहा जाता है वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, ठीक है, इसको कहा जाता है वेटलेसनेस। ऐसा लगेगा, मतलब ऐसा सच में थोड़ी ना हुआ है कि मैटर चला गया, मैटर तो अभी भी है,
हमें एहसास होगा कि हम वेटलेस हो गए। जो मशीन है वो हमारा वेट कितना बता रही होगी, 0 बता रही होगी। हालांकि ये बात अलग है कि हम उसको दुनिया को बताने लायक नहीं रहेंगे। अगर लिफ्ट का तार टूट जाएगा तो हम थोड़ी देर के लिए खुश हो लेंगे, ओहो भाई साहब वेटलेस हो गए, वेटलेस, धड़ाम से जाके लिफ्ट टकराएगी, मरमरा जाएंगे। बट बट ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे ऐसे झूले होते हैं जो आपके वंडर पार्क्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर फ्री फॉल वाले होते हैं। तो वो आपको बिल्कुल ऊपर तक ले जाते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं, और धप करके छोड़ देते हैं वहां से। तो कुछ देर के लिए आप फ्री फॉल करते हो, कुछ देर के लिए। तो अगर वहां पर आपने अपने नीचे एक वेट मेजर करने वाली मशीन रख रखी हो, तो आप देखोगे वो 0 रीडिंग देने लग जाएगी। आपका एक बार के लिए तो जी घबरा जाएगा कि भाई साहब अपन तो फ्री फॉल कर रहे हैं, गए काम से। बट वो झूले वगैरह के अंदर संभाल लेते हैं, ठीक है। तो ये वेटलेसनेस की कंडीशन तो अभी एक सिनेरियो के तौर पर ही आपके काम में आने वाली है। इसको भी इतना ज्यादा यहाँ पर एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ये सब किसकी एप्लीकेशन है, ये सब शूडो फोर्स की एप्लीकेशन है। मैं और आगे बढ़ता हूँ और आपको कुछ एप्लीकेशंस बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक ये एप्लीकेशन बड़ी फेमस है कि एक ट्रक है। अभी अभी अपनों ने ट्रक का एग्जांपल लिया था ना, वापस से एक ट्रक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। और ये आपका ट्रक है, ठीक। और ये जो ट्रक है ना, इसकी जो छत है उस पर एक पेंडुलम लटका हुआ है, ऐसे एक पेंडुलम इस तरीके से लटका हुआ है। तो जब तक आपका ट्रक स्टेशनरी है तब तक तो पेंडुलम आपको वर्टिकल नजर आएगा। सर क्यों? क्योंकि पेंडुलम का वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसको बैलेंस करने के लिए जो रस्सी में टेंशन फोर्स जनरेट होगा वो अपवर्ड होगा। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब पेंडुलम आपका एग्जैक्टली वर्टिकल हो, वरना फिर वेट को टेंशन फोर्स कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो अगर ये ट्रक स्टेशनरी है तब तो पेंडुलम क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा। तब तो पेंडुलम की स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगने वाले वेट को बैलेंस कर लेगा। लेकिन ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा और यहां पर ये पेंडुलम भी एक्सपीरियंस करेगा कि जैसे ही आपका ट्रक ए एक्सेलरेशन से मूव करने लगता है, तो अब ट्रक क्या बन गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। और अगर ट्रक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया तो अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, दैट इज इसका वेट mg। एक फोर्स लगेगा शूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक शूडो फोर्स लगेगा, दैट इज ma। अब अगर इक्विलिब्रियम में जाना है तो टेंशन फोर्स ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टेंशन फोर्स ऊपर हुआ तो वो तो सिर्फ किसको बैलेंस कर पाएगा, mg को बैलेंस कर पाएगा। ये तो एज इट इज रह जाएगा। तो अब क्या होगा, सारे के सारे फोर्सेस तब ही बैलेंस हो पाएंगे जब आपका पेंडुलम खुद कहां पर चला जाए, किसी एंगल पर चला जाए। इस परिस्थिति में तो आपका पेंडुलम जो है वो नहीं हो सकता इक्विलिब्रियम के अंदर। तो जब आपका पेंडुलम यहां पर आ जाएगा, थीटा एंगल पर आ जाएगा, तब जाके जो टेंशन फोर्स है वो इन दोनों फोर्सेस को क्या कर पाएगा, बैलेंस कर पाएगा। देखो मैं आपको बना के बताता हूं, अब आप परफेक्टली बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपका पेंडुलम यहां पर चला गया, और यहां पर वही पहला फोर्स तो लग रहा है mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है शूडो फोर्स ma जो कि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और अब इन दोनों का जो भी सम है उसको बैलेंस कर लेगा आपका टेंशन फोर्स T। ये टेंशन फोर्स क्या कर लेगा, इसको बैलेंस कर लेगा। अब ये तीनों फोर्सेस आपस में क्या हो सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं, ठीक। सो ये जो कंडीशन है बैलेंस की, ये जो एंगल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है फाइंड फाइंड एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला सवाल तो आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, फाइंड फाइंड
टेंशन फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, और तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन फोर्स। दोनों चीजें पूछी जा सकती है, वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो पहले अपन इसको कर लेते हैं कि सर यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो तीन फोर्स वर्क कर रहे हैं, इन तीनों का वेक्टर सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या यूं कह सकते हो कि इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो इस वेक्टर के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका जो टी वेक्टर होगा वो किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब तो हो गया माइनस ऑफ, पहला फोर्स हो गया आपका एम ए, ठीक है, और दूसरा फोर्स हो गया आपका एम एम जी। इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा उसके अपोजिट और इक्वल हो जाएगा आपका टेंशन फोर्स। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप आई कैप जे कैप का यूज करते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका जो टेंशन फोर्स होगा वेक्टर फॉर्म में वो कितना हो जाएगा, माइनस एम इंटू ए। ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस आई कैप डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस आई कैप, ये तो इस डायरेक्शन में हो गया। और एम इंटू जी, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये माइनस जे कैप डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। तो यहां पर माइनस जे कैप की वजह से ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपका एम टाइम्स, ठीक है, ए टाइम्स आई कैप और एम टाइम्स जी टाइम्स जे कैप, इतना हो जाएगा आपका टेंशन फोर्स। ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो हमें इन दोनों वेक्टर्स का सम करना है, और हमने देखा ये दोनों वेक्टर्स जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है, वेक्टर्स के अंदर बताया था, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, रूट के अंदर पहले का स्क्वायर कर दो, या फिर आप वेक्टर भी तो निकाल चुके हो तो इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना आता ही है। तो आपने एम ए का स्क्वायर कर दिया और आपने एम जी का स्क्वायर कर दिया, तो एम तो बाहर आ गया और अंदर बच गया आपका रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आपका बच गया। ये टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब रही बात एंगल को फाइंड आउट करने की, तो आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, या तो आप इसकी मदद से ही फाइंड आउट कर लो कि भाई वेक्टर है तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल बनाएगा, आप फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर आप ये थीटा फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप दो अलग अलग कंपोनेंट ले लो, एक इस डायरेक्शन के अंदर और एक इस डायरेक्शन के अंदर, ये भी तो तरीका होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा। देखो, ये वाला फोर्स ऑलरेडी आपकी मनचाही डायरेक्शन के अंदर है, ये वाला फोर्स ऑलरेडी आपकी मनचाही डायरेक्शन के अंदर है, सिर्फ ये नहीं है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक हो जाएगा ऊपर की तरफ कंपोनेंट टी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा पर है, और एक हो जाएगा इधर की तरफ कंपोनेंट दैट इज टी साइन थीटा। अब आप बैलेंस कर सकते हो, वही बैलेंस ही कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये भी किया जा सकता है। तो टी साइन थीटा तो किसके इक्वल हो गया आपका, सीधा सीधा एम ए के इक्वल हो गया, और टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, सीधा सीधा एम जी के इक्वल हो गया। दोनों को डिवाइड कर लो, टी से टी कट गया, तो यहां से टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा आ गया आपका ए अपॉन जी, और यहां से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स ए अपॉन जी के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जा चुके हैं। अगेन अ वेरी स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ शूडो फोर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा यार शूडो फोर्स का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा, एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं यहां पर, एक पेज में ऐड कर लेता हूं। ठीक, ठीक है, ये भी बहुत प्यारा एग्जांपल है। इसमें क्या कहा गया है आपको कि एक आपका इंक्लाइंड ब्लॉक है इस तरीके का, ठीक है, और
ये एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। किसके ऊपर रखा हुआ है? एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक, अब स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो अब ये स्टेशनरी नहीं होगा। पहले, आज से पहले जितने भी एग्जांपल लिए उसमें हमने इसको फिक्स्ड रखा था। अब तो ये स्मूथ सरफेस के ऊपर चल सकता है। अब यहां पर आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास कितना है? m है। और ये जो सरफेस है ये भी आपकी स्मूथ सरफेस है। ये जो सरफेस है ये भी कैसी है आपकी? ये वाली सरफेस भी आपकी स्मूथ सरफेस है, यहां पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो आप बोलोगे सर फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये वाला ब्लॉक जो है वो इसके ऊपर स्लाइड करने लगेगा। ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो ये भी पीछे की तरफ स्लाइड करने लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आगे, पर फिलहाल अपन उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। हम यहां पर ये पूछना चाहते हैं कि बताओ ओवरऑल ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है तुमसे कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए such that block M remains stationary on it या with respect to it, इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे। मतलब आप अगर इसको फिसलने से रोकना चाहते हो, विदाउट फ्रिक्शन भी ये काम कर सकते हो, कोई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे काम करोगे यार? आप तो बोलोगे सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब देखो यहां पर शूडो फोर्स का रोल आपको नजर आएगा कि आप क्या करो, ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगुलर वेज है ना, इसको एक्सेलरेट करने लग जाओ। इसका एक्सेलरेशन यहां पर आपने ले लिया कितना? ए ले लिया। इस पूरे के पूरे ब्लॉक को, पूरे के पूरे सिस्टम को आप ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ धक्का लगाने लग जाओ। सर इससे क्या फायदा होगा? अब देखो, जैसे ही आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करोगे, इट विल नो लॉन्गर बी एन इनर्शियल फ्रेम, इट विल बी अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या बन जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सबसे पहले आपको एक फोर्स लगाना होता है, दैट इज शूडो फोर्स। कैसे लगता है? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन इधर है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे हम शूडो फोर्स। कितना हो जाएगा? मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे सर? और तो वेट लगेगा ही लगेगा यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका वेट, दैट इज mg। और सर नॉर्मल फोर्स लगेगा क्योंकि ये कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल फोर्स हो गया n। और हमें अंत में क्या कहा गया है? ये कीवर्ड रिमेन्स स्टेशनरी, कीवर्ड मिल गया। मतलब हमें लॉ ऑफ इनर्शिया लगाना है, हमें फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे? कोई सी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हम देखेंगे कि यार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन चूज करने में फायदा है, क्योंकि दो फोर्सेस को फिर कंपोनेंट में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो हमने एक तो डायरेक्शन चूज कर ली हॉरिजॉन्टल और एक डायरेक्शन हमने चूज कर ली वर्टिकल। फायदा क्या हुआ? अब हमें इस फोर्स को कंपोनेंट में डिवाइड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी वर्टिकल है, इस फोर्स को कंपोनेंट में डिवाइड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ इस फोर्स को कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल वापस से हो जाएगा आपका थीटा। अब इसको याद ही रख लेना। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा आपका n cos थीटा, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा इधर n sin थीटा। और अब आप क्या कर सकते हो? फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। तो जैसे आप फोर्सेस को बैलेंस करोगे, तो आपको आपका आंसर तैयार मिलेगा। तो सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस किया, तो आपने देखा n sin थीटा ये किससे बैलेंस हो रहा है?
ये एम ए से बैलेंस हो रहा है। फिर आपने वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस किया तो आपने देखा एन कॉस थीटा, ये किससे बैलेंस हो रहा है, ये एम जी से बैलेंस हो रहा है। दोनों को डिवाइड कर दिया, नॉर्मल से नॉर्मल कट गया, तो टेन थीटा कितना आ गया आपका, इधर मास से मास कट गया, ए अपॉन जी आ गया। तो ए कितना होना चाहिए आपका, ए होना चाहिए आपका जी टेन थीटा। लगभग वही पिछला रिजल्ट है जैसा ट्रक वाले केस में था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो विदाउट फ्रिक्शन भी इस ब्लॉक को हम लोग स्टेशनरी रख सकते हैं। बस काम क्या करना है, हमें हमें एक एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड करवाना है पूरे के पूरे सिस्टम को। देख लो एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो अब ये जो शूडो फोर्स वाला हथियार हमारा तैयार हुआ है ना, इसको भूल मत जाना, क्योंकि ये आपके बार बार काम आएगा। आपको पता ही है ना कि आपके सुभाष सर की एक बहुत बुरी आदत है, आज भी जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन करवाते हैं तो कहीं ना कहीं से इक्वेशन ऑफ मोशन जरूर ले आते हैं। आज भी करवाया था एक क्वेश्चन। तो ये सुभाष सर की पुरानी आदत है कि वो पुरानी चीजों को अपनी स्टाइल में रिवाइज करवाते रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो आपने शूडो फोर्स का हथियार आपने इकट्ठा किया है, अब इसको दिमाग में रखे रखना है, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है ना। अब अपन चलते हैं हमारे अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि सर अगर मान लो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में ना हो तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करेगा। तो आपको मैं कुछ गाइडलाइंस दे रहा हूं, आपको वो गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, ठीक है ना। तो मान लो अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपको उसका एफ बी डी ड्रॉ करना है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे के सारे फोर्सेस आपको शो करने हैं। ठीक, अच्छा इसमें आप एक और फायदा उठा सकते हो। ठीक है, इसमें एक और फायदा उठा सकते हो। क्या फायदा उठा सकते हो कि इफ टू और मोर देन टू blocks have same acceleration। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ बी डी ड्रॉ करेंगे, और एफ बी डी ड्रॉ करने में हम एक और स्पेशल पॉइंट का फायदा उठा सकते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम हुआ तो हम उनको एक कंबाइंड सिस्टम लेके उसका एक साथ एफ बी डी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इफ टू और मोर देन टू ब्लॉक्स हैव सेम एक्सेलरेशन, ठीक है, ट्रीट देम एज कंबाइंड सिस्टम। उनको आपको क्या मानना है, एक कंबाइंड सिस्टम मानना है। ये बहुत काम आएगा। और कंबाइंड सिस्टम मान के उनका एक साथ एफबीडी ड्रॉ कर देना है सबका। ठीक है, अच्छा जब आप कंबाइंड सिस्टम लोगे तो इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि इसमें आपके इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसमें इंटरनल फोर्सेस जो हैं, जैसे कौन कौन से इंटरनल फोर्सेस हो गए, एक तो हो गया टेंशन फोर्स। ठीक है, मान लो दोनों तरफ रस्सी से बंधा हुआ है तो टेंशन हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, ये भी दोनों तरफ लगता है। ठीक है ना। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। सारे के सारे फोर्सेस जो हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, अभी मैं आपको समझाऊंगा हर एक चीज, हर एक स्टेप में आपको अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप, और इसमें कुछ स्पेशल चीजें हमने और मेंशन कर दी। फिर आते हैं हम हमारे स्टेप नंबर 2 पर, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है सारे के सारे फोर्सेस को। भाई हमें क्या करना होता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज करनी होती है, तो यहां पर भी हम लोग यही काम करेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे या कंपोनेंट्स ले लेंगे, ठीक है ना। डिवाइड डिवाइड फोर्सेस इनटू कंपोनेंट्स अलोंग पहली डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक तो हमें कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है, हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चूज करनी है, और दूसरा हमें किस डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट लेने होते हैं, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। इन दोनों डायरेक्शंस के अंदर हमें क्या लेने होते हैं, कंपोनेंट्स लेने होते हैं, ठीक है। आ गया सबको समझ में। तो ये दो डायरेक्शंस हो गई हमारी। चलो आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 3 पर आते हैं हम, कि अब हमने कंपोनेंट ले लिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बैलेंस बैलेंस कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि देखो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई हलचल नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम है, इसलिए आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस को हमेशा क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। क्या बात है सर, बहुत अच्छी चीज है। कोई भी चीज आपके कंसेप्ट से बाहर नहीं जा रही, मैं आपको कोई वैसे शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं बता रहा, ये सब कंसेप्चुअल चीजें। और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4, कि सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को तो हमने बैलेंस कर दिया, अब जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के कंपोनेंट थे उनका क्या करेंगे, तो उसमें हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है। तो फॉर्म एन इक्वेशन इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कैसी, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका एक्सेलरेशन है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमेशा इक्वेशन ऐसे ही बनेगी, सपोर्टिंग फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस सपोर्ट कर रहे हैं, माइनस अपोजिंग फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस अपोज कर रहे हैं। इस तरीके की आपको इक्वेशन बनानी है। अब मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, मेरी गारंटी बहुत पावरफुल होती है, ध्यान रखना। गारंटी ये है कि अब यहां से आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, मैं हमेशा इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करूंगा, एंड दैट विल मेक योर टास्क वेरी इजी। तुम सोचो कि फाइनली एक टीचर तुम्हें यहां पर आकर कुछ स्टेप्स बता रहा है और गारंटी दे रहा है कि कोई भी सवाल जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर आपको नजर आए ना, यूज दीज स्टेप्स ओनली। अगर वो सवाल नहीं होना तो फिर मेरे को बताना। चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, हालांकि पहले इन स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं, अब तो फिर इन्हीं का अपनों को बार बार क्या करना है, यूज करना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। तो आपको ऐसा कुछ कहा गया है कि ये एक फिक्स्ड ट्रायंगुलर वेज है इस तरीके का, ठीक है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। इसके ऊपर एक पुली लगी हुई है इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर भी एक पुली लगी हुई है, यहां पर भी एक पुली लगी हुई है, और ये आगे जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है। तो ऐसे ब्लॉक्स आपके रखे हुए हैं, एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पर, एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पर, ठीक है, यहां से एक रस्सी जा रही है, ये रस्सी यहां से इस तरीके से
नीचे जा रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूं। और यहां से ये रस्सी इस तरीके से जाके एक और ब्लॉक से बंधी हुई है, और इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो कितना, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो F इज इक्वल टू 120 न्यूटन, इतना आप फोर्स लगा रहे हो। ये ब्लॉक आपको दे रखा है 2 किलोग्राम का, और ये ब्लॉक आपको दे रखा है 4 किलोग्राम का। ऐसे आपको ये ब्लॉक दे रखा है और रस्सी से बंधा हुआ है सब कुछ, सारा का सारा सिस्टम। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कितना होगा। आपको ये बताना है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। हमें दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा सर, अगर मान लो हमसे यहां पर दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एक तो हिंट खुद क्वेश्चन वाले ने दे दिया कि ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है। और अगर ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हमें आपके स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन सा था पहला स्टेप? हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हो जाएगा इसका वेट 40 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हो जाएगा नॉर्मल फोर्स N। और ये रस्सी से बंधा हुआ है, तो इस एंड पर टेंशन फोर्स भी लगेगा, दैट इज टेंशन फोर्स T हो गया। अब क्योंकि आपकी रस्सी सेम है, सेम रस्सी है, तो इस वाले एंड पर भी उतना ही टेंशन फोर्स लग रहा होगा, टेंशन T उतना का उतना ही टेंशन फोर्स लग रहा होगा। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसका वेट, दैट इज 20 न्यूटन। और इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, दैट इज N। इसको आप N1 लिख सकते हो और इसको आप N2 लिख सकते हो, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। यही तो हुआ फ्री बॉडी डायग्राम। अब महसूस करके देखो कि जब तुम यहां से इस ब्लॉक को खींचोगे, सोच के देखना, तो ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक रस्सी से बंधा हुआ है, और रस्सी की लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती। तो तुम सोच के देखो कि अगर तुम इसको 1 सेंटीमीटर आगे लेके जाओगे, तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा। मतलब दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा। ये तो तुम प्रूव कर ही सकते हो कि जितने एक्सेलरेशन से ये आपको मूव करते हुए नजर आएगा, उतने के उतने ही एक्सेलरेशन से ये भी आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। दैट इज नोन एज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग की लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती। आया सबको समझ में? ठीक है, तो यहां पर हमने ये चीज नोटिस करी। ये चीज हमने यहां पर नोटिस करी। और अब फिर हमें सर का स्टेप याद आया कि अगर दो या दो से ज्यादा ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनको कंबाइंड सिस्टम ट्रीट कर लेते हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पर, हमने 2 किलोग्राम का जो ब्लॉक है और हमने 4 किलोग्राम का जो ब्लॉक है, इसको हमने मान लिया एक कंबाइंड सिस्टम। इसको हमने मान लिया एक कंबाइंड सिस्टम। क्यों मान लिया? क्योंकि यहां पर दोनों का एक्सेलरेशन सर के बताए अनुसार सेम है। डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, बट मैग्नीट्यूड सेम है। और अब अपन ये जो कंबाइंड सिस्टम है, इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हो गया ड्रॉ एफबीडी। और एफबीडी बनाते समय तुम्हें पता पड़ गया कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो दोनों को आप एक कंबाइंड सिस्टम अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कंबाइंड सिस्टम जब आप अज्यूम करते हो, तो आपकी जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो क्या हो जाता है? वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। और वो अभी आप खुद भी देखोगे क्यों कैंसिल आउट हो जाते हैं, अभी देखना, आप खुद ही देखना। अब अपन आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 क्या था? कि हमारे जितने भी फोर्सेस हैं उनको हमें डिवाइड करना है दो अलग अलग डायरेक्शन में। एक तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और एक एक्सेलरेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हम देखते हैं
कि ये वाला फोर्स ऑलरेडी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, ये वाला फोर्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, ये वाला फोर्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इधर आ जाओ, टेंशन ऑलरेडी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, नॉर्मल ऑलरेडी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, ये वाला जो फोर्स है ये ना तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है ना एक्सेलरेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट तो आ जाएगा एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर ये थीटा है, मान लो ये 53 डिग्री दे रखा है आपको, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 53 हो जाएगा, कई बार कर चुके हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका 20 cos 53, 20 cos 53। और ये वाला जो कंपोनेंट है जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के पैरेलल है, ये हो जाएगा आपका 20 sin 53, 20 sin 53। ऐसे आपके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अब हमारा स्टेप नंबर 2 भी पूरा हो गया कि हमने जितने भी फोर्सेस लग रहे थे सबको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में या एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पर कि अगर रिक्वायर्ड हो तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को बैलेंस किया जा सकता है। जैसे यहां पर ये दोनों एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, तो इनको क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। तो बैलेंस करोगे तो N1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 40 न्यूटन। पर हमसे पूछा नहीं गया था ना, इसलिए हम नहीं करेंगे, अभी तो मैंने आपको करके बता दिया। ऐसे यहां पर भी एक्सेलरेशन के ये दोनों परपेंडिकुलर है, इनको आपस में बैलेंस किया जा सकता है। तो N2 कितना हो जाएगा, तो N2 हो जाएगा आपका 20 cos 53 डिग्री हो जाएगा। और 20 cos 53 का मतलब हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय cos 53 होता है आपका 3/5, 5 से 4 बार चला गया, कितना आ जाएगा, 12 न्यूटन आ जाएगा, 12 न्यूटन। बट कोई पूछता तो करते, मैंने तो अभी आपको करके बता दिया क्योंकि मुझे हर एक स्टेप सिखाना है, बट अगर कोई पूछेगा तो मैं इस तरीके का काम कर सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट स्टेप के ऊपर कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हमें क्या बनानी होती है, इक्वेशन। कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो मास ऑफ दिस सिस्टम, तो आपने मास कितना लिया है, कंबाइंड सिस्टम लिया, तो मास टोटल कितना हो गया, 4 + 2 6 किलोग्राम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, दोनों का सेम है ए, इज इक्वल्स टू सपोर्टिंग फोर्स। तो अब देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में सपोर्ट कौन कौन सा फोर्स कर रहा है, तो यहां पर एक्सेलरेशन को 120 न्यूटन जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो 120 न्यूटन जो है ये हो गया आपका सपोर्टिंग फोर्स। और कौन सा फोर्स सपोर्ट कर रहा है, ये टेंशन फोर्स तो अपोज कर रहा है। ऐसे यहां पर देखो इस एक्सेलरेशन को ये जो टेंशन फोर्स है ये सपोर्ट कर रहा है, तो प्लस टी, ये तो हो गया आपका सपोर्टिंग फोर्स। अब देखो अपोज कौन कौन कर रहा है, तो यहां पर एक्सेलरेशन को टेंशन फोर्स अपोज कर रहा है, और यहां पर एक्सेलरेशन को ये वाला कंपोनेंट अपोज कर रहा है, तो माइनस अपोजिंग फोर्सेस में हो जाएगा टेंशन प्लस 20 साइन 53 डिग्री, इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया था ना इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो देखना अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू 120 प्लस टी माइनस टी एंड माइनस 20 साइन 53 हो जाता है 4 डिवाइडेड बाय 5, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप क्या करोगे, आगे आने वाले जो एग्जांपल्स है ना उनमें लिखोगे ही नहीं टेंशन फोर्स को, ये तो मैंने लिख के बता दिया, कैंसिल आउट करके बता दिया। अब आप डायरेक्ट ध्यान रखोगे कि टेंशन को कंसीडर ही नहीं करना जब भी कंबाइंड सिस्टम लेंगे, कर भी लोगे हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों इतना मेहनत करना, ठीक है ना। तो टी से टी वैसे एनीवेज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 से 20 चला गया 4 बार, 4 चौक हो गया 16, तो 6a हो जाएगा आपका 120 माइनस 16, यानी कि 6a हो जाएगा आपका 120 में से 16 चले गए तो कितना बचेगा आपका 104 बचेगा, तो a आ जाएगा आपका 104 डिवाइडेड बाय 104 डिवाइडेड बाय 6। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, कितनी बार 4 नहीं 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 बार गया और 2 बार गया, 52 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व कर लेना, लगभग 17 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो आप कर लेना, ठीक है ना।
तो ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग मीटर। वो तो वैल्यूज वगैरह ठीक है जो भी आ रही हो, तो अपनों ने न्यूमेरिकल बनाया है खुद से, तो ये चीज हो जाएगी आपकी। तो अब सोच के देखो कि अगला लेक्चर हमारा कितना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज मतलब मैं वही होता है ना कि वेब सीरीज होती है, तो जो एपिसोड होता है उसको ऐसे एंड पर छोड़ा जाता है कि जो दर्शक है वो सोच रहा होता है यार यहाँ बंद नहीं करना चाहिए था, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है। तो मैं भी वही पाप कर रहा हूँ आज, कि जैसे ही आपको मजा आना स्टार्ट हो रहा है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार क्या स्टेप्स बताए हैं, ये सवाल जब दिख रहा था ना तब लग ही नहीं रहा था कि सर के स्टेप से सॉल्व हो जाएगा। और ये क्या, कोई सा भी सवाल आप उठा लेना। तो अब अगला जो एपिसोड होगा हमारा, उसके अंदर सवाल ही सवाल होंगे, डिफरेंट सिनेरियो लूंगा मैं आपको, एंड मैं प्रूव करके बताऊंगा कि जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो ऑलवेज वर्क करते हैं, ऑलवेज। और उसके बाद में कुछ शॉर्टकट्स और बताऊंगा तुम्हें, कुछ कुछ खास सवाल ऐसे होते हैं जहां पर आप डायरेक्ट शॉर्टकट और बना सकते हो अपने, बट मेरा हर शॉर्टकट भी कंसेप्चुअल होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा है। तो आई होप आप लोगों को इंतजार रहेगा। आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, समय सीमा ऑलरेडी मैं पार कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।